नहीं देखा तो देखना चाहिए ना। अभी मैं यूपी का जीके पढ़ा दूंगा, फिर सिलेबस पता होना चाहिए। कैम्ब्रिज वाला, कैम्ब्रिज वाला तो पढ़ा देंगे, लेकिन तेरे वो मार्च वाले महीने में काम नहीं आएगा। तुझे पता है कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो सबसे ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा बड़ा जो सिलेबस है वो आर्ट एंड कल्चर का ही है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है तो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं। बाकी की मर्जी है भाई, ज्यादा ही दे कम ही दे दे कितने ही दे दे, लेकिन पीछे जो एग्जाम हुए उनके अकॉर्डिंग वो आते ही रहते हैं। तो खूब सारे टॉपिक है, चलेंगे अपन। और आर्ट एंड कल्चर के अंदर मैंने जो पढ़ा दिया उसके आगे क्या है? हैं? काली भीत है उसके आगे, उसके आगे फिर कुछ ही नहीं। तो हाँ, काली भीत तो है, तो तुझे क्या भीत पर को उड़ना है क्या ऊपर? तो मैंने जो पढ़ा दिया उस पर ध्यान देगा, उस भीत की तरफ जाएगा। काली भीत में जाएगा तो खो जाएगा, फिर इतना गोरा तो है भी नहीं, मिक्स हो जाएगा उसके अंदर। तो किसी भी एग्जाम को पास करना हो तो 7 जो चीजें वो अपन को पता होनी चाहिए। वो 7 चीजें जो फॉलो कर लेता है ना, वो चाहे दुनिया का कोई सा ही एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो पास कर लेता है, नौकरी लग जाता है वो, कैसा ही हो लें। तो कौन सी है वो 7 चीजें? है कौन ध्यान था? बता दूंगे। तो कोई यूं बड़ी चीजें नहीं है, छोटी सी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिस भी एग्जाम की अपन तैयारी कर रहे हैं उसका क्या पता होना चाहिए? पैटर्न पता होना चाहिए। फिर अपने पास उस एग्जाम का क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? फिर आपके पास अच्छे से अच्छा क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। हाँ, पैटर्न ही नहीं पता अपन को तो अपन किसकी तैयारी करेंगे? तो लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगला एमसीक्यू पूछ रहा है वहाँ, तो पहले तो पैटर्न पता होना चाहिए। फिर सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस नहीं है तुम्हारे पास तो सिलेबस पता नहीं है तो फिर हम जो आएंगे कुछ भी पढ़ा के चले जाएंगे, तुम आराम से पढ़ोगे, बाद में तो एग्जाम में तो पता ही नहीं उसमें क्वेश्चन आएगा। सिलेबस की क्या होना चाहिए? हार्ड कॉपी होनी चाहिए, मोबाइल वाला नहीं, ऐसे वो पन्ने वाला ही होना चाहिए। मोबाइल में सिलेबस रखोगे, देखने के लिए जाओगे, तो मोबाइल में तो कई चीजें होती हैं। सिलेबस देखने लगे, लोग देवता और पहुंचे, इतने में इंस्टा पे कोई मैसेज आ गया, तो उधर बिजी हो गए, बीच में रील आ गई टमाटर बड़े मजेदार, तो तुम तो टमाटर देखने लग जाओगे। फिर थोड़ी देर में कच्चा बादाम आ जाएगा, इतने में तुम्हारे बादाम पक जाएंगे। तो जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी अपने पास है होनी चाहिए। फिर कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट हम आपको देंगे, यूं मानो कि जो सभी अच्छा ही करवाते हैं। अभी तक का जो भी रिकॉर्ड रहा है अपना, हाल ही में कल पटवारी का एग्जाम हुआ, कोई ऑनलाइन पहले पढ़ा हुआ था बड़े, तो एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपकी कॉपी में नहीं था। हर पर्सन आपकी कॉपी में से आएगा, तो मैं आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर्सन हम कह देंगे ये यहाँ लिखा है, ये आया हुआ है, तुम्हें तो कब आएगा? जब तुम क्या करोगे? पढ़ाई करोगे। बाकी जो भी एग्जाम होता है उसमें लगभग, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं है तो इसका मतलब पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं है ना, वो किसी के पास ही नहीं है। आज तक का तो यही है, आगे भी यही रहेगा। पूरी कोशिश अपन करेंगे। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो कंटेंट अपन पूरा अच्छा आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो उसके लिए आप आए हो यहाँ पर। सिर्फ एडमिशन लेने से ही सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे। 20,000 में ये नौकरी लगते तो वो 20-20 लाख वाले फिर क्या ही करेंगे? कोचिंग में सिर्फ तरीका, गाइडेंस और आपकी गलतियों का आपको पता चल जाए, पढ़ने में रुचि जो है, सिस्टम से आप पढ़ने लग जाओ, रेगुलरिटी बनी रहे। मेन काम वही होता है, बाकी पढ़ना आपको ही। यहाँ से जाने के बाद आप क्या करते हो उस पर पूरा डिपेंड करता है। यहाँ कॉपियां बढ़ने से कुछ होता तो किताबों की दुकान वाले, नोट्स वाले वो पहले लग जाते, तो अपना तो नंबर ही नहीं आता ना। कंटेंट आपके पास बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, वो अपन उपलब्ध करवा रहे हैं आपको।
चौथा काम है कंटेंट पर क्या होना चाहिए, भरोसा। अगर भरोसा नहीं है तो आप उसको लिख के ले जाओगे लेकिन उसको पढ़ नहीं पाओगे। भाई लिख लिया और किसी ने कह दिया कि उस कोचिंग से, और वो जो है ना रविंद्र सर, उनके तो एक भी प्रश्न नहीं आता। तो तुमने सोचा भी किसका आता है, किसी का पढ़ना स्टार्ट किया, उसको पढ़ रहे हो, थोड़े दिन के बाद किसी ने लाइब्रेरी में कह दिया। आजकल जो ये नोट्स से नहीं आता, आजकल तो ये कोई रामबाण आया है, तो तुमने वो नोट्स रख दिए, तो क्या पढ़ना शुरू कर दिया, रामबाण। थोड़े दिन में किसी ने कह दिया कि रामबाण से आजकल प्रश्न नहीं आते, आजकल तो ब्रह्मास्त्र चाहिए होता है, और तुमने क्या उतार लिया, ब्रह्मास्त्र। फिर किसी ने कहा ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गए, आजकल तो कुछ और ही चल रहा है, वो परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना पड़ता है, तो तुमने वो कोशिश करी। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन मिलता है, यूट्यूब पर वीडियो आते हैं तुक्का कैसे मारे, और फिर लास्ट में क्या करते हो, तुक्का कैसे मारे। तो अच्छा कंटेंट कंटेंट पर भरोसा होगा तभी आप ढंग से क्या कर पाओगे, रिवीजन। और एग्जाम पास करने के लिए पहला काम तो पैटर्न, दूसरा सिलेबस, तीसरा कंटेंट, और कंटेंट पर भरोसा। अगला काम क्या है, और उससे अगला काम भी क्या है, उससे अगला काम भी क्या है, जब तक एग्जाम नहीं आ जाए तब तक क्या करना आपको, रिवीजन। सिर्फ कॉपी में लिखने से सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन करना होता है। बार बार जितना रिवीजन करोगे, टेस्ट सीरीज चलेगी, टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट में ऐसा नहीं है कि जाके ABCD घोड़े भरने हैं। कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो क्यों हुआ, आपकी गलती का आपको ही पता लगाना है। ये एग्जाम ऐसा तो है नहीं कि 40% लाने हैं तो ले आएंगे, इसमें तो सबसे आगे जो रहेंगे वो सिलेक्ट होंगे। जो पोस्ट आई है, जितने लोग सबसे आगे होंगे वही सिलेक्शन वाले हैं। और आगे कौन रहेगा, जो अपनी गलतियां कम से कम करेगा। लोग 4-4 साल पढ़ रहे हैं लेकिन एग्जाम वाला 2-2.5 घंटा उनसे अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। बाहर आके कहते हैं कि भाई एक का ब भर दिया, बे का से भर दिया, आते आते गलत हो गया। वो क्यों होता है, ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते। कंटेंट यही है, सिलेबस यही है, वो 2-2.5 घंटे डिसाइड करते हैं। उन 2-2.5 घंटे को ढंग से मैनेज करने के लिए ये सारे काम करने पड़ते हैं। कर लोगे क्या, नहीं करोगे, ऐसे नहीं हो तो दुख भी नहीं पाना है ज्यादा। राजस्थान के अंदर ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, कृषि विभाग के जो यूं लोग नहीं मिल रहे उनको। एक 1100 पोस्ट के लगभग है क्या, 1200 मान लो, तो 1200 लोग तो राजस्थान में ऐसे हैं जो ये काम कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि कृषि विभाग वाले आपके घर आके रिक्वेस्ट करें प्लीज तू पढ़ ले, तू तैयारी कर ले, तेरी हमें बहुत जरूरत है। ऐसा होगा क्या, 1 लाख पोस्ट भी आ जाएंगे तो भी ऐसा नहीं होगा, 2 लाख आ जाए तो भी ऐसा नहीं होगा। सिलेक्शन कितनी पोस्ट आए, पढ़ने वालों का ही होता है, बिना पढ़े किसी का ही नहीं होता। 430 पोस्ट थी तभी कट ऑफ हुई थी, जब 2000 पोस्ट थी तभी कट ऑफ हुई थी। तो अच्छा मौका है, 1100-1200 पोस्ट कम नहीं होती है, पिछली बार से 3 गुना है। तो पिछली बार की तैयारी करने वाले जो है उनको टक्कर देनी है तो अपन को ढंग से ही करना पड़ेगा कुछ। तो कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा मिलेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ काली भीत है कि एग्जाम कोई सा भी उठा के देख लो, जिसने पढ़ा है देखा है, अपने से बाहर कुछ नहीं है। बाहर है तो फिर अगर आपको नहीं आ रहा, मतलब आपने पढ़ा है आपको नहीं आ रहा, तो फिर वो किसी को भी नहीं आ रहा। इतना भरोसा अपने आप पर रखना है। डरता डरता जावे, रोता जावे, जरा मरेड़ा की खबर ले। जो पहले ही मायूस होके जाते हैं वो कभी सफलता वाली जो सोचना है वो कभी नहीं लगता, कुछ उल्टा ही लेके आते हैं। वे डर के जाएंगे ज्यादा, रास्ते में निकल जाएंगे। और भरोसा इतना रखना है, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ बार बार बस का, कि बस में या तो बैठो ही मत, और बस में बैठने के बाद ड्राइवर की योग्यता पर क्या नहीं करना है, शक नहीं करना। बस में बैठ गए, स्लीपर का टिकट लिया, और फिर विचार कर रहे हो कि यार ड्राइवर को गाड़ी चलानी आ रही है नहीं आ रही है, कटे हो पेड़ो तो नहीं है, ये तो गाड़ी सही नहीं चला रहा, ओवरटेक कर रहा है, ऐसे कर रहा है, कभी कि ये 2 नंबर लगा दे, कभी मन किया तो हॉर्न बजा दे, तो हॉर्न वो अपने आप बजा लेगा। तुम्हें क्या करना है, आराम से सीट पर अपनी यात्रा का आनंद लेना है। अगर तुम उस टेंशन में रहोगे
तो ना तो तुम आराम से सफर का आनंद ले पाओगे, सारे सफर में क्या रहेगी, टेंशन। तो ड्राइवर पहली बार बस चला नहीं रहा है, वो तो बहुत सालों से यही काम कर रहा है। तुम पहली बार बैठे हो, लेकिन उसने तो कई बसें चला दी, कई हॉर्न बजा दिए, है ना। तो तुम्हें क्या लेना है, सफर का आनंद लेना है, सफर का आनंद लेकर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना है। बाकी कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, यहाँ आ गए हो तो ड्राइवर पर क्या रखना है, पूरा भरोसा। ठीक है, अब अपन शुरुआत करते हैं। सिलेबस सब अपने अपने पास रखना, फटाफट अगर आप चाहो तो मैं बता सकता हूँ आपके कौन कौन से टॉपिक है। तो लोक देवता है, देवियां हैं, संत संप्रदाय है, दुर्ग है, महल है, हवेली है, क्षत्रियां है, बावड़ियां है, ये एक स्थापत्य करके पूरा एक साथ दिया हुआ है। इसके अलावा त्योहार और मेले, भाषा साहित्य, बोलियां, भाषा साहित्य इसी के अंदर आ जाता है। जनजातियां हैं, आभूषण है, वस्त्र है, और क्या है, लोक नृत्य है और लोक नाट्य है, और वाद्य यंत्र है, और गीत है। इतनी है क्या। चित्रकला और हस्तकला है, चित्रकला है और हस्तकला है। मंदिर नहीं है क्या इधर, स्थापत्य में सभी आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद सभी आ जाते हैं। चित्रकला, हस्तकला, हाँ हाँ सोनभूमन, संस्कार व रीति रिवाज, ये सिलेबस है आपका, यही है क्या। मेरी तो ये क्लास पता नहीं कितनी बार है, आपकी ये फर्स्ट क्लास है। तो ये लिखो क्या, प्रिंट निकलवा लेना, ऐसे इतना खर्चा करते हो, एक 10 रुपए का खर्चा इस पर ही कर देना, है ना। ऐसे जैसे इस बालक ने निकलवा रखा है। अब अपने हेडिंग लगाओ, लोक देवता। हाँ, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डायरेक्ट हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आए सर, नहीं कह रहा है क्या। तो क्या होते हैं लोक देवता। एक तो देखो, देवताओं के लिए वर्ड आता है पौराणिक देवता, और अपने सिलेबस में कौन से देवता, क्या अंतर है दोनों में। कौन बता सी, कोई तो बताओ, इतना विद्वान बैठे हो हैं, आप ही बता दो। सोनिया में क्यों, पहली बार दे रही है एग्जाम, ये तो बड़े सीनियर लग रहे हैं, ये बता देंगे। हाँ, इधर तो अपने सिलेबस में कभी आपने ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, हनुमान जी, बालाजी इनका पढ़ते हैं क्या। यस सर कह रहे हो, नो सर।
उनके बारे में नहीं पढ़ते ना, क्योंकि उनका अपन कहीं नहीं पढ़ते कि जन्म नागौर में हुआ, फड़ौदी में हुआ, यहाँ हुआ, राजस्थान में उनका जन्म नहीं हुआ। उनकी जो जानकारियां मिलती है धर्म ग्रंथों में, पुराणों से, धर्म शास्त्रों से मिलती है। इसलिए वो सब कैसे देवता है? पौराणिक। और जो अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो ऐसे योद्धा जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर अपने अच्छे कामों की वजह से गायों की रक्षा, धर्म की रक्षा, अबलाओं की रक्षा करके प्रसिद्धि पाई, लोक कल्याण के काम किए, ऐसे योद्धाओं को अपन किस रूप में पूछते हैं? लोक देवता। जो अपने आसपास में थे और अपने अच्छे कर्मों की वजह से वो पूजनीय हो गई। जैसे कोई गाय की रक्षा करते हुए गति को प्राप्त हुआ, कोई गांव की रक्षा करते, जैसे आज लोग शहीद जो हो जाते हैं उनकी मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, तो उन्होंने अच्छा काम किया उसलिए। तो लोक देवताओं को लेकर तीन बातें बड़ी पॉपुलर है, जगह जगह अपन पढ़ेंगे। किसको लोक देवता कहें? तो धर जाता धर्म पलटता, तेरिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्याग रहा, काई रंग काई राव। इन तीन मौकों पर जिन्होंने शस्त्र उठाए, तलवार का जोर दिखाया, वही लोक देवता है। धर जाता मतलब है धरती की रक्षा के लिए, धर्म पलटता गाय की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए, तिरिया कहते हैं स्त्री, अबलाओं की रक्षा के लिए। ये तीन ऐसे दिन थे, तीन ऐसे मौके थे जिन पर इन्होंने त्याग किया, बलिदान किया। चाहे वो कोई शासक वर्ग से हो, राजा हो, चाहे कोई सामान्य किसान हो, जिन्होंने इन तीनों मौकों पर बलिदान किया, उनको अपन किस रूप में पूछते हैं? लोक देवता। लिखो। थोड़ा सा हिंदी लिखने में क्या है कि मेरे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। बोलता तो मैं सही हूँ, लिखने में कोई एक आधा वर्ड इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का टॉपर हूँ। पूरी जो मेरी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में ही हुई हुई है, और स्पेशली कैम्ब्रिज का नाम सुना आपने? हाँ, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ हूँ मैं। तो फिर हिंदी लिखने में एक आधा वर्ड इधर हो जाता है, बाकी मैं बोलता सही हूँ, लिख लेता। मेरे सारे जो काम है वो किसमें होते हैं? इंग्लिश में। हिंदी में काम कम नहीं करता। सारी जो फिल्में हैं वो भी मैं कैसे देखता हूँ? इंग्लिश वाली। इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। धर जाता धर्म पलटता, क्रिया पड़ता ताव, तीन दिहाड़ा त्याग रहा, काई रंग काई राव। वो तो मारवाड़ी है, हिंदी तो आला ही बनी। ये तो मारवाड़ी में लिखा हुआ। लिख लिया क्या सबने? अब लोक देवताओं के कई प्रकार होते हैं, कई श्रेणियां होती है। आपने पढ़ना कहीं भी पढ़ा है तो स्टार्ट किया है पंचपीर से, आपने बस यही पढ़ा है, ठीक है ना। वैसा नहीं कि क्या पढ़ा रहा है। तो एक लोक देवताओं का प्रकार होता है झुंझार, एक लोक देवताओं का प्रकार होता है भूमिया, एक होते हैं क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रपाल। एक होते हैं पितर, पितर को कहते हैं खवी। और फिर जो नंबर आता है वो पीर। और देवियों में होता है भाई बायासा, लोक देवियों में। ये कुछ टाइप के लोक देवता होते हैं अपने। बाकी पढ़ना क्या है देवताओं में? उनका जीवन परिचय पढ़ना है, सभी पढ़ना है। जीवन परिचय से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है, कौन से काम उन्होंने किए उसका प्रश्न आ जाता है, मंदिर कहाँ पर है वो प्रश्न आ जाता है, घोड़ी का नाम क्या था, माता का क्या नाम था, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। और मंदिर में कोई स्पेशली सांस्कृतिक काम हो रहा है, जैसे अभी कल आया केला देवी के मेले में कौन सा नृत्य या गीत है, तो लागू लिया। ऐसे तो मैं कहते गोगा जी के कौन सा है, तो छाम वो हाँ सांकल नृत्य है। और पाबू जी के कौन सा है, तो थाड़ी नृत्य है।
तो ऐसे उनसे जुड़े हुए कल्चरल जो भी एक्टिविटी होती है वो सारी, या मेला किसका कब लगता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो झुंझार क्या होते हैं जानते हो क्या? झुंझार जो शब्द है वो झूंझने से बना हुआ है, स्ट्रगल, संघर्ष। ऐसे योद्धा जो किसी युद्ध में संघर्ष करते हुए, झूंझते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। झूंझने का मतलब है कि सर कट गया फिर भी धड़ लड़ता रहा। सर कटने के बाद भी जो योद्धा युद्ध करते रहे, उन योद्धाओं को अपन किस रूप में पूछते हैं? झुंझार। हर गांव में कोई ना कोई ऐसा योद्धा होता ही है। ये अपने राजस्थान की खास बात है कि सर कटने के बाद भी धड़ लड़ते हैं, और कहीं नहीं है। अपने देवताओं के दो दो जगह मंदिर होते हैं, दो दो जगह मेले होते हैं, एक तो जहाँ सर कट गया और एक जहाँ पर धड़ शांत हुआ। तो अपने राजस्थान की धरती के बारे में कहते हैं कि केसर ना निपजे अटे, हीरा ना निपजंत, शीश कट्या धड़ संबना इण धरती उपजंत। कि यहाँ केसर हीरे मोतियों की खेती नहीं होती, लेकिन सर कटने के बाद भी योद्धा लड़ता रहे, ऐसे योद्धाओं को पैदा करने वाली धरती कहाँ की है? राजस्थान। तो संघर्ष करते हुए गायों की रक्षा के लिए सर कटने के बाद भी लड़ते रहे, जैसे गोगा जी है, और सर कट गया फिर भी हनुमानगढ़ तक चले गए। और भी ऐसे कई योद्धा हैं। गोगा जी तो इतने लोकप्रिय नाम है इसलिए अलग से लोग उनको पढ़ लेते हैं, बाकी झुंझारी है वो एक तरीके से। तो सर कटने के बाद भी जो संघर्ष करते हुए युद्ध करते हैं वो क्या कहलाते हैं? झुंझार। जो भूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, ऐसे योद्धाओं को क्या कहते हैं? भूमिया। इनको भूमि रक्षक देवता कहते हैं। भूमिया एक तरह की जागीर हुआ करती थी, उस क्षेत्र की रखवाली का दायित्व उनके पास ही होता था। जैसे आजकल शहीद नहीं होते, बॉर्डर पर जो शहीद हो गए उनकी मूर्ति बनाकर पूजा पाठ करते, वैसे ही जो है भूमि की रक्षा करने वाले देवताओं को क्या कहते हैं? भूमिया। ये क्षेत्रपाल मारवाड़ी राजस्थानी में तो नाम है क्षेत्रपाल। हिंदी का तो क्षेत्र है, वही मारवाड़ी का क्या है? खेत है। गांव की जो रक्षा करने वाले देवता है वो है क्षेत्रपाल। इनको कहते हैं ग्राम रक्षक देवता। हर गांव में एक मंदिर होता है जिन्हें खेतला जी कहते हैं। खेतला जी नहीं तो एक नाम आपने सुना होगा, भैरव जी। भैरव जी या जो खेतला जी है, उन खेतला जी को किस रूप में पूजा जाता है? क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल। इन्हें ग्राम रक्षक देवता कहा जाता है। बालक के जन्म के बाद से लेकर विवाह आगे की कार्यक्रम जो है उन सब में इनको मनाया जाता है। जड़ूला वगैरह कौन चढ़ावे? भैरव जी के चढ़ावे, क्षेत्रपाल जी के चढ़ावे। जो भैरव जी है वही क्या है? क्षेत्रपाल है। ये गांव के बाहर एक मंदिर होता है, इसलिए इन्हें ग्राम रक्षक देवता कहते हैं। कुछ बालकों को अगर समय पर बोली नहीं आई या वो टुकलाए, तब भी कौन से देवता की पूजा की जाती है? क्षेत्रपाल। कई बार नहीं कहते घर वाले इसके कोई प्रसादी वगैरह बाकी है, कोई टाबर बोल दे नहीं टाइम पर, या यूं बिस्तरों पर सुसुई करता रहे, तब बाद में प्रसादी चढ़ाई जाती है कौन से देवता के? भैरव जी के। उनका वो दोष लग जाता है तो हकलाने तुतलाने वाले टाबरों का इलाज भी क्षेत्रपाल करते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है कि ग्रामीण संस्कृति में क्षेत्रपाल एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्या है? तो ऑप्शन थे पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम रक्षक देवता। तो आपको क्या बताना है? ग्राम रक्षक देवता। सब जगह होते हैं। सबसे ज्यादा जो मंदिर है ना वो खेतला जी के ही, क्योंकि सब जगह होते हैं। ऐसा कहावत है कि जितना भी इलाका है उसमें 50% में तो बाकी सारे के सारे देवता है, और 50% में अकेले कौन से देवता है? क्षेत्रपाल। आधा में देवी देवता और आधा में क्षेत्रपाल। सब जगह मंदिर होते हैं, लेकिन इनका सबसे फेमस जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, पाली जिले में एक स्थान है सोनाना। सोनाना पाली के अंदर खेतला जी का बहुत फेमस मंदिर है। मंडोर के भैरव जी बड़े प्रसिद्ध है। सुना है क्या कभी नाम? तो खेतला जी क्या है? ग्राम रक्षक देवता। झुंझार जी जूझते हुए संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले योद्धा। भूमि रक्षक देवता भूमिया। फिर अगला एक नाम आया था अपने, खविया पित्तर। ये तो जानते होंगे, ये तो आसपास में सबने सुना होगा। अपने परिवार के ही कोई सदस्य जिनकी मृत्यु हो जाती है, जीते जी तो कोई स्पेशल पावर नहीं थी उनके पास, मरने के बाद कोई स्पेशल जो पावर उनके पास आ गई, ऐसे पारिवारिक सदस्यों को अपन किस रूप में पूछते हैं? पितृ जी। इधर पूर्वी राजस्थान वाले प्रीत बोल देते हैं, वही एक पितर है। परिवार के सदस्य होते हैं जो समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं।
तो उनकी पूजा पाठ पहले तो परेशान करते हैं, फिर हेल्प करते हैं। अगर ज्यादा भी परेशान करे तब तो अपन कहेंगे भूत है, पूजा पाठ थोड़ी करेंगे, कोई ना कोई दूसरा उपाय करेंगे और हेल्प करते हैं उनको, अपन किस रूप में पूज लेते हैं, पितर के रूप में। फिर एक नाम आपके सामने आया था भाई, पीर। पीर हिंदू जिनको देवता कहते हैं, मुस्लिम उनको क्या कहते हैं, पीर। हिंदुओं के जो देवता है, मुस्लिमों के वो पीर है। राजस्थान के ऐसे 5 योद्धा है, 5 ऐसे देवता है जिनको मुस्लिम भी पूजते हैं, इसलिए इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। अगर ये 6 होते हैं तो क्या होते हैं, छठपीर हो जाते हैं, 7 होते तो सप्तपीर हो जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे 5 ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं के। पहला प्रश्न तो अपन को ध्यान रखना है कि ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं वो कौन कौन से, वही क्या अपने पीर है। कौन कौन से हैं पीर, रामदेव जी है, गोगा जी है, बाबू जी है, खड़बू जी है, और कौन है, मेहा जी। ये 5 ऐसे योद्धा जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करते हैं, संख्या में 5 है, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। पांचों का संबंध मारवाड़ क्षेत्र से है, पश्चिमी राजस्थान से है, और पांचों ही कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, राजपूत। यहाँ से जो प्रश्न आएगा एकदम आसान, वो यही आता है, निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। और वहां पर जो ऑप्शन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तेजा जी। तो तेजा जी लोक देवता तो है लेकिन क्या नहीं है, पीर नहीं है। 5 है इसलिए पंच पीर है, देवता नहीं है, देवता है लेकिन क्या नहीं है, पीर। कल पटवारी में भी यही क्वेश्चन था, एक पंच पीरों में शामिल नहीं। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आता रहता है क्योंकि तेजा जी इतनी लोकप्रिय है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। तुम सुनते रहते हो एनी टाइम तेजल सुपर डुपर है, तो लगता है कि भाई ये तो पीर होना ही चाहिए, लेकिन पीर नहीं है, क्या ये देवता ही है। बस थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर एक एक करके अपना बात करेंगे। क्या लिखा है लास्ट में, चलो प्रकार लगा के पहला लिखो, झुंझार। लोक देवताओं के प्रकार में पहला लिखो झुंझार। जूझते हुए, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धा। जूझते हुए, संघर्ष करते हुए वीर गति प्राप्त होने वाले योद्धा। जूझते हुए, संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धा, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं अपने, जुझार। नेक्स्ट, भूमिया, भूमि रक्षक देवता, मतलब जो भूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अभी जो आपका एग्जाम देने वाला बोर्ड है, अधीनस्थ या कर्मचारी चयन बोर्ड, उसी का एक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था कि भूमि रक्षक देवता को क्या कहते हैं, तो भूमिया। हो गया, भूमि रक्षक देवता भूमिया। फिर नेक्स्ट लिखो क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल, ग्राम रक्षक देवता। सबसे ज्यादा मंदिर है लेकिन सबसे फेमस मंदिर है सोनाना पाली में। आवाज तो यहाँ से तो एकदम प्रॉपर है, आप अपने थोड़ा मोबाइल का ही वॉल्यूम बढ़ाइए, यहाँ से तो एकदम ठीक है। और ये पितर आप जानते हो या पितर में भी लिखवाना पड़ेगा, खाली नाम लिख लो, पितर या खवी, ये भी एक लोक देवताओं का प्रकार है, पितर या खवी।
पितर या खवी लिखा हूँ क्या इसमें? ये परिवार के सदस्य होते हैं जो मरने के बाद पूजनीय हो जाते हैं, उनको अपन पितर कह देते हैं। ये आसपास में सबके ही मिल जाएंगे, गांव में, घर में, किसी के तो आज पड़ोस पड़ोस में 4-4 5-5 पितर हो जाते हैं। नहीं सुना कभी? सुना है ना? तो लिखो कुछ, चलो लिख लो एक लाइन। पितर या कवि ऐसे पारिवारिक सदस्य जो मृत्यु के बाद ऐसे पारिवारिक सदस्य जो मृत्यु के बाद किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, तभी पूछते हैं, तो किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। बस इतना ही लिखना। अगला लगाओ, पंच पीर। 5 तो वो संख्या है उनकी, इसलिए पंच है, ठीक है। पंच पीर इनकी पूजा हिंदू व मुस्लिम दोनों करते हैं। आवाज यहाँ से ठीक है, क्या कर सकते हैं आपका। वो कौन कौन से 5 पीर लिख लो इधर। रामदेव जी तंवर, गोगा जी चौहान, बाबू जी राठौड़, हड़बू जी सांकला, मेहा जी मांगलिया, ऐसे देवता जिनकी पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं वही पीर है। और काउंटिंग में ये 5 है, इसलिए इनको कहते हैं पंच पीर। तो यहाँ से एकदम आसान जो प्रश्न है वो यही है कि इनमें शामिल कौन सा नहीं है। तो नाम याद कर लेना। बाकी नाम याद नहीं रहे हैं तो वैसे तो 5 नाम ही है, क्या ही ट्रिक होनी चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक याद रखना, गोपा मेरा है। गोपा किसका है? तेरा नहीं है क्या? तेरा नहीं है तो एग्जाम में फिर तेरा साथ भी नहीं देगा गोपा। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। निर्जला लिखवा दी ना ट्रिक। वैसे तो 5-4 नामों की क्या ही ट्रिक होनी चाहिए। कर लोगे याद? क्या याद करोगे गोपा? हाँ, याद ही करना है, मैं घर पे जाके नहीं कहना है। मम्मी कहेगी कि पढ़ने भेजा था तो गोपा और तेरा और मेरा करने लगे हो। तो इन 5 लोक देवताओं के लिए अपनी संस्कृति में एक दोहा भी चलता है। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा
पांचों पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। तो इसमें पांचों में कोई भी अपने शुभ काम होता है तो पहले गणेश जी को मनाते हैं, फिर पंच पीरों को याद किया जाता है। तो इसमें पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांग लिया, फिर अपने गोगा जी को याद किया गया है। वैसा भी आ जाता है, दुआ देकर पूछ ले इनका इसका संबंध है पीरों से है देवताओं से है, तो ध्यान रखना ये पीरों से संबंधित है। हाँ, तो मजा तो पढ़ाने में तो अभी आता है, इसका बार बार रिवीजन करोगे एग्जाम वाले दिन मजा तभी आएगा। अभी तो ठीक लग रहा है, याद होने की संभावना भी है। जब इस कॉपी को साइड में रख दोगे, वापस पढ़ोगे नहीं, तो उस दिन मजा नहीं आएगा। 8 मार्च के दिन अगर मजा लेना है तब क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। और क्लास होते ही जब घर जाओ तो उसको अगर आप 10 मिनट पढ़ते हो तो रिवीजन हो जाता है, याद हो जाता है। अगर ऐसा सोचोगे कि ये मैं 2 टॉपिक के बाद 3 टॉपिक के बाद पढ़ूंगा, जब एक टॉपिक ही नहीं पढ़ा जा रहा तो 4 टॉपिक तो क्या ही पढ़ोगे तुम। ऐसे करते करते सिलेबस हो जाएगा, इतनी मोटी कॉपी बन जाएगी, बाद में तो सोचोगे अगली बार ही पढ़ूंगा, इस बार तो नहीं पार पड़ेगी। तो जाते ही 10 मिनट का काम में रिवीजन करना अपन को। भाई कनीष पटेल, मेरे को कोई जानकारी नहीं है जेट की काउंसलिंग की, 0% जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो हुआ अपना लोक देवताओं का जो टाइप है उसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन ने बात करी भाई लोक देवता क्या होते हैं, तो इसमें तुम्हें कोई पूछ ले तब है, बाकी ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। 4 देवता दिए गए, उनमें एक तो जो है देवियों का आया, हिडम्बा माता लिखा हुआ था कि राजस्थान की लोक देवियों में शामिल है। तो राजस्थान के अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो तो लोक देवी है, बाहर जो पुराणों का कोई भी आ जाए, गणेश जी आ जाए, शिव जी आ जाए, वो कोई भी आ जाए, वो अपने राजस्थान के लोक देवता नहीं है। फिर जो जूझते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए वो क्या है, झुंझार, भूमि की रक्षा करी वो भूमिया, गांव के रक्षक देवता खेत्रपाल, खेतला जी का फेमस जो मंदिर है वो कहाँ पर है, सोनाड़ा में, इनको खेतला जी भी कहते हैं। फिर अपन ने बात करी 5 ऐसे योद्धा है जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूछते हैं, उनको क्या कहते हैं, पीर। 5 है इसलिए पंच पीर है। कौन कौन से हैं, रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेया जी। पांचों किस जाति के हैं, राजपूत है। और याद करने के लिए क्या याद करोगे, गोपा मेरा है। और ये दुआ देकर पूछे संबंधित है किससे, तो राजस्थान के पंच पीरों से। अब एक एक करके अपन सबका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लगाओ पाबू जी राठौड़, पंच पीरों में शामिल है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो पाबू जी के आधार कार्ड को लेकर अपन बात करेंगे, इनके जीवन परिचय को लेकर। बाबू जी का जो जन्म है 1239 ईस्वी में हड़ौदी जिले में एक गांव है जिसका नाम है कोलूमंड। पहले जोधपुर में था, अब कौन सा जिला है, हड़ौदी। इनके पिता का नाम था अपने धांधल जी राठौड़, माता का नाम है कमला दे। ये जो कमला दे हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये एक परी थी, अप्सरा थी। वो पापा की परी नहीं, असली वाली परी। गुरु जी का नाम ध्यान रखना है, समर्थ भारती।
और पत्नी का नाम ध्यान रखना है फुलमदे। इसी फुलमदे को कहा जाता है सुप्यारदे। ये जो फुलमदे है, पाकिस्तान में एक रियासत है अमरकोट। अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो बाबू जी का जो ससुराल है वो कहां पर था? अमरकोट था। अपने एक रामदेव जी पढ़ेंगे। रामदेव जी का ससुराल भी अमरकोट है। दलेल सिंह दलजी सोडा की पुत्री, और बाबू जी का ससुराल भी अमरकोट है। दोनों का एक ही जगह विवाह हुआ और एक ही घर में होते हैं। उनको क्या कहते हैं? साडू। साडू क्या होते हैं? एक ही दुकान से ठगे हुए दो ग्राहक होते हैं। अरे घोड़ीकार शब्द का बता दूंगा, तुम इतना लिखो तो सही पहले। एडवांस में नहीं चलना है अनिशा जी। एक नोट लगाओ अब। दे जो शब्द लगता है वो देवी, जिसको अपन बोलते हैं, जो देवी का आजकल जैसे फलानी देवी, पतासी देवी, रावड़ी देवी है, वही पहले क्या नाम लगता था? दे। पेमल दे, नेतल दे, देवी के रूप में वो लग जाता है दे। सूरजमल क्या है? बाबू जी के ससुर जी हैं। ये पुलमदे कौन थी? तो अमरकोट नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहां एक राजा थे जिनका नाम था सूरजमल। सोडा राजपूत थे, उनकी पुत्री है कौन? पुलमदे। और भी किसी के कोई समस्या है क्या? नोट लगा हुआ एक। आसिया मोड़जी। आसिया मोड़जी आदमी का नाम है ये। जिन्होंने किताब लिखी बाबू प्रकाश, बाबू जी की जीवनी। चारण जाति के नाम था मोड़जी, गोत्र है आसिया। आसिया मोड़जी वह मोहनोत नैन सिंह, वह मोहनोत नैन सिंह मारवाड़ के राजा जो जसवंत सिंह है आपके सिलेबस में, उनके दरबारी थे मोहनोत नैन सिंह। दो किताबें लिखी, मारवाड़ परगनारी विगत और नैन सिंह ख्यात। तो ये ख्यात क्या होती है, विगत क्या होती है, जब साहित्य टॉपिक पढ़ेंगे तो अपन चर्चा करेंगे। ये दोनों आदमी कहते हैं कि जो बाबू जी का जन्म है नैन्सी के अनुसार, बाबू जी का जन्म खारी खाबड़, जगह का नाम है खारी खाबड़। और ये जो खारी खाबड़ है, ये गांव पड़ता है बाड़मेर जिले का जूना। जूना गांव बाड़मेर में अप्सरा के गर्भ से हुआ। तुम्हें सीधा ही पूछे बाबू जी का जन्म स्थान है तो क्या बताओगे? कोलूमंड। तुम्हें कहते कि भाई आसिया मोड़ जी के अकॉर्डिंग, मुणोत नैन्सी के अकॉर्डिंग बाबू जी का जन्म कहां पर हुआ, तो कौन सा स्थान है? खारी खबर। और कौन से जिले में? वो बाड़मेर में हुआ है। बाकी तो अप्सरा, वहां भी अप्सरा है, यहाँ भी अप्सरा है। तुम्हें कहते कि लोक कथाओं के अनुसार, राजस्थान की लोक कहानियों के अनुसार कौन से लोक देवता का जन्म एक परी अप्सरा के गर्भ से हुआ, तो वो कौन है? अपने बाबू जी। बाकी आगे की चर्चाएं करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक आई बात समझ में तुम्हारे?
कर लेशोगे याद? कर लोगे याद? ऑनलाइन वालों यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है, तो फटाफट से थम्स अप करो। और तुम्हारे भी मामला सेट है तो क्या करूं? थम्स अप। नहीं है क्या मामला सेट? तो थम्स अप तो नहीं करा, ऐसा करते हैं थम्स अप। नहीं है, सेट है। हाँ, याद करोगे तब तो सेट रहेगा, नहीं तो अपसेट हो जाएगा मामला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।